हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक भी आज है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये कुछ जो है क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं हाइलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड हैं, हाइलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमीन, इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और रिएक्टिविटी, मतलब क्वथनांक, गलनांक, विलेयता और क्रियाशीलता से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा आज का, वो टॉपिक है क्वथनांक। क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि जो कार्बनिक अणु हैं, कार्बनिक मॉलिक्यूल या कार्बनिक अणु जो हैं, इनके बीच की बॉन्ड की शक्ति कैसी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध शक्ति पर निर्भर करता है। और ये बंध जो शक्ति होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, ये डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये डिपेंड करती है विभिन्न प्रकार के जो कार्बन मॉलिक्यूल पे लगने वाले विभिन्न प्रकार के फोर्स होते हैं, इन पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब है मॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं, आणविक फोर्स होते हैं, जिनके अंतर्गत हम कह सकते हैं वान डर वाल्स बल नंबर 1। दूसरा द्विध्रुव अंतराणविक आकर्षण बल, वान डर वाल्स फोर्स हो गया नंबर 1। दूसरा जो है द्विध्रुव डाइपोल अंतराणविक बल, डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब इसको हिंदी में कह सकते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल। और तीसरा जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। बंध शक्ति जो होती है बॉइलिंग पॉइंट की, वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जो फोर्स अलग अलग लगते हैं, वान डर वाल्स फोर्स, डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स पर लगने वाले इन विभिन्न फोर्सेस के कारण जो होते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो वेरिएशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो एल्किल हैलाइड, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एल्किल हैलाइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये जो है पार्शली हाइड्रोजन पार्शली नेगेटिव होता है और एल्किल हैलाइड पार्शली पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पर द्विध्रुव अंतराणविक आकर्षण बल लगता है और वान डर वाल्स फोर्स लगता है। तो एल्किल हैलाइड के बीच 2 प्रकार के फोर्स काम करते हैं। एक तो नंबर 1 वान डर वाल्स फोर्स और नंबर 2 डाइपोल अंतराणविक आकर्षण बल, डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर एक्ट होते हैं। और इन फोर्सेस के कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये हाइलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट मीन्स हाइलो एल्केन के जो क्वथनांक हैं वो हाइड्रोकार्बन से उच्च होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइलो एल्केन इज मोर देन हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन मीन्स मेथेन, एथेन, प्रोपेन से के कंपेयरिंग में जो हाइलो एल्केन होते हैं जैसे क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन, इनके क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइलो एल्केन इज मोर देन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से इनके क्वथनांक के उच्च होने का रीजन क्या होता है? तो इसका देखिए, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर नंबर जो फर्स्ट होगा इसका आंसर ये होगा कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन के बीच सिर्फ वान डर वाल्स फोर्स काम करते हैं।
हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन के बीच लगता है सिर्फ ओनली वांडर वाल्स फोर्स, ठीक है, वर्किंग करता है। मतलब हाइड्रोकार्बन या एल्केन अणुओं के बीच केवल जो है वांडर वाल्स बल लगता है, जबकि हेलोएल्केन के अणु ध्रुवीय होने के कारण, एल्किल हैलाइड के अणु जो होते हैं कैसे होते हैं, ध्रुवी, पोलर होने के कारण, ध्रुवी मीन्स पोलर होने के कारण इनके बीच वांडर वाल्स फोर्स, नंबर एक वांडर वाल्स फोर्स और दूसरा द्विध्रुव अंतराणविक आकर्षण बल भी लगता है। मतलब दोनों प्रकार के आकर्षण बल लगते हैं, जिससे बल की बंध शक्ति बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड शक्ति बढ़ेगी जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि हेलोएल्केन और हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर यह है कि हाइड्रोकार्बन के बीच केवल वांडर वाल्स फोर्स का कार्य करता है, जबकि हेलोएल्केन अणुओं के अणु ध्रुवी मीन्स पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण इनके बीच वांडर वाल्स बल, वांडर वाल्स फोर्स और द्विध्रुव अंतराणविक आकर्षण या डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स भी लगता है, जिससे बंध शक्ति बढ़ने के कारण इनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। ये इसका आंसर है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है, डाइपोल इंटरेक्शन और साथ में वांडर वाल्स फोर्स, दोनों फोर्स एक्ट होते हैं हेलोएल्केन के बीच। यहाँ पर हेलोएल्केन के बीच दोनों फोर्स वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बंध शक्ति बढ़ जाएगी, जिसे तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, हेलोएल्केन में एल्किल समूह बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मीन्स क्वथनांक बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन इज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि यदि हम एल्किल ग्रुप का, हेलोएल्केन में एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ाते जाएं, तो साइज बढ़ने के साथ में कह रहा है कि क्वथनांक बढ़ता है। कहने का मतलब इस प्रकार से, जैसे हमारे पास CH3Cl है, दूसरा CH3CH2Cl है, तीसरा CH3CH2Cl है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, एक और एक, 2 कार्बन है, यहाँ पर 1, 2 और 3 कार्बन है। तो कह रहा है कि एल्किल ग्रुप का जो साइज है, एल्किल समूह का आकार जो है वो बढ़ रहा है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। देखिए जो वांडर वाल्स फोर्स है, वांडर वाल्स फोर्स हमने जो लिखा हुआ है, वांडर वाल्स जो फोर्स है ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे बढ़ रहा है, या एल्किल समूह के आकार पर डिपेंड करता है। तो वांडर वाल्स जो फोर्स होता है, वांडर वाल्स जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है, ये डिपेंड करती है कि किस प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप और मॉलिक्यूलर वेट। एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप आर कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो देखा गया है कि एल्किल समूह का आकार बढ़ने से, एल्किल समूह का आकार बढ़ने से क्या लिखेंगे आंसर में, एल्किल समूह का साइज अगर इंक्रीज करेंगे तो वांडर वाल्स फोर्स जो होगा वो शक्ति बढ़ेगी, वांडर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, जिससे इनके क्वथनांक जो होंगे वो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या होगा कि जो वांडर वाल्स फोर्स जो होता है, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, इस बल की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, वो एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो इसका आंसर यही होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं कि एल्किल समूह की संख्या को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पर CH3Cl से CH2Cl किया तो 1 कार्बन से 2 कार्बन, एल्किल ग्रुप बढ़े, 2 से 3 कार्बन किए तो ये हो गया नॉर्मल या 1 क्लोरोप्रोपेन। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं, कार्बन बढ़ने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट के साथ में क्या हुआ है, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, वांडर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, जिससे वांडर वाल्स फोर्स बढ़ने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कि वांडर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो बंध शक्ति बढ़ेगी, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट मिल चुका होगा। क्या आंसर लिखेंगे कि जैसे जैसे एल्किल हैलाइड में
एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होती है, एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे अणुभार बढ़ता है। अणुभार बढ़ने के साथ वान डर वाल्स फोर्स, वान डर वाल्स बल की शक्ति बढ़ती है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ता जाता है। या कह सकते हैं कि इंक्रीज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप कंटिन्यूसली इंक्रीज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, देन मॉलिक्यूलर वेट इज इंक्रीजेज, और नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेज, देन इंक्रीज द वान डर वाल्स फोर्स, और इंक्रीज द वान डर वाल्स फोर्स, देन बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाइलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। कह रहा है कि हाइलो एल्केन में अगर हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। या इसका दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों का एक ही आंसर रहेगा कि 1 फ्लोरोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट 1 फ्लोरोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट 1 आयोडोप्रोपेन से कम होता है, यहाँ पर होगा से कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरोप्रोपेन इज लेस देन 1 आयोडोप्रोपेन। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मान लिया हमने CH3 CH2 CH2F, ये है 1 फ्लोरोप्रोपेन, और ये है CH3 CH2Cl, ठीक है, और ये है CH3 CH2 CH2Br। और इसके बाद ले लेते हैं CH3 CH2 CH2I, तो ये है फ्लोरो, ये है क्लोरो, ये है ब्रोमो, ये है आइडो। तो देखिए जो वान डर वाल्स फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, जिससे अणुभार बढ़ेगा, मीन्स मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जिससे वान डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा। दूसरा, अगर एल्किल ग्रुप नहीं बढ़ रहा है तो डिपेंड करता है साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जैसे जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का साइज बढ़ता है, जैसे फ्लोरीन से साइज किसका ज़्यादा होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्लोरीन से ब्रोमीन का ज़्यादा होगा, ब्रोमीन से आयोडीन का साइज ज़्यादा होगा। इंक्रीज द साइज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइज इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज ज़्यादा होगा, क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज ज़्यादा होगा, ब्रोमीन से आयोडीन साइज ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, एल्किल ग्रुप इक्वल हैं, सभी में 3-3 इक्वल एल्किल ग्रुप हैं। अगर एल्किल ग्रुप नहीं बढ़ रहा है और हाइड्रोजन एटम चेंज हो रहा है तो देखेंगे किस हाइड्रोजन एटम का साइज सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आयोडीन का होगा। तो आयोडीन का साइज बढ़ने से क्या होगा, वान डर वाल्स फोर्स फिर से बढ़ जाएगा, वान डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर स्टूडेंट मिल चुका हो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का, कि हाइलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम का साइज या आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे वान डर वाल्स फोर्स बढ़ता है। वान डर वाल्स फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इंक्रीज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वान डर फोर्स, देन इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। ये इसका आंसर होगा। तो दोनों का आंसर मिल चुका होगा कि फ्लोरो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट आयोडो एल्केन से कम क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरो एल्केन में जो वान डर वाल्स फोर्स होगा ये कम होगा और 1 आयोडोप्रोपेन में वान डर वाल्स फोर्स अधिक होगा, जिससे यहाँ पर क्या होगा, 1 आयोडोप्रोपेन में वान डर वाल्स फोर्स अधिक होने के कारण, स्ट्रेंथ अधिक होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब तो स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो ब्रांचेस हाइलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल हाइलो एल्केन से कम क्यों होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए हमने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले डिफरेंट प्रकार के फोर्सेस पर जो है, जिससे तोड़ने के लिए, जिस फोर्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तुमने बताया कि वान डर वाल्स फोर्स और डाइपोल इंट्रैक्शन दोनों ही वर्क करते हैं हाइलो एल्केन के, इसलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं। और जो वान डर वाल्स जो फोर्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो श्रृंखलित ब्रांचेस हाइलो एल्केन हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो नॉर्मल हाइलो एल्केन से कम क्यों हो जाते हैं। तो इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH2
बी आर, ये है 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसके बाद आ गया CH3 CH2 CH और ये Br हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये CH3 हो गया, 2 ब्रोमोब्यूटेन और देन CH3C CH3 CH3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 ब्रोमो हो जाएगा और 1 2 3, तो हो जाएगा 3 मेथिल, 3 ब्रोमो 3 मेथिल, 3 से ब्रोमो हो गया, 3 से मेथिल हो गया और 3 कार्बन है प्रोपेन। ये हम कह सकते हैं ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हेलोल्केन, ये 2 डिग्री हेलोल्केन और ये 3 डिग्री हेलोल्केन। तो यहाँ पर ब्रांचेस क्या हो रहे हैं, 3 डिग्री में ब्रांचेस बढ़ जाएंगी। तो ब्रांचेस बढ़ने से क्या होता है, इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया कम होगा और जिससे वान डेर वाल्स फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा। वान डेर वाल्स फोर्स कम होने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट दोनों का मिल चुका होगा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जैसे जैसे श्रृंखलाएं बढ़ती हैं, श्रृंखलाएं बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता जाता है। देखो यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है और इससे 2 डिग्री का कम हो गया और 3 डिग्री का और भी कम हो गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से वान डेर वाल्स बल की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज द ब्रांचेस ऑफ हेलोल्केन, देन डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ हेलोल्केन, देन सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो देन डिक्रीज द वान डेर वाल्स फोर्स, और डिक्रीज द वान डेर वाल्स फोर्स देन क्या होगा, डिक्रीज द वान डेर वाल्स फोर्स देन बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर घटेगा, सरफेस एरिया लिख के यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज द ब्रांचेस ऑफ हेलोल्केन, ये ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अगर हेलोल्केन की ब्रांचेस बढ़ेंगी तो हेलोल्केन की ब्रांचेस बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, कम हो जाए। इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि अगर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, 2 डिग्री हेलोल्केन का उससे ज़्यादा होगा और 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज, ये एरो ऊपर की ओर है तो इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रांचेस को घटाना पड़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करना है तो ब्रांचेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स हो गए हेलो एल्केन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हैं, इनको समझ सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सभी का एक ही आंसर रहेगा। हमने बताया कि यहाँ पर हेलो एल्केन में 2 प्रकार के फोर्स काम करते हैं, तो डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव आकर्षण बल, अंतराल आकर्षण बल, दूसरा वान डेर वाल्स फोर्स। लेकिन जो वान डेर वाल्स फोर्स होता है ये इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूलर वेट 2 प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, या तो हम एल्केन समूह का साइज इंक्रीज कर दें या तो हेलो एल्केन का साइज इंक्रीज कर दें। तो हेलो एल्केन का साइज इंक्रीज करके या एल्केन समूह का साइज इंक्रीज करके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर बॉइलिंग पॉइंट घटने को बोल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रांचेस आ रहे हैं, क्योंकि ब्रांचेस आने पर क्या होगा, सरफेस एरिया घट जाएगा। सरफेस एरिया घटेगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया घटने से वान डेर वाल्स फोर्स घटेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो ये इनके आंसर होगा, इनको नोट कर लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्वथनांक के बारे में। तो देखिए, हमने बताया भी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 वान डेर वाल्स फोर्स पर बताया हमने। दूसरा बताया कि डिपेंड करेगा डाइपोल
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और तीसरा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 3 फैक्टर जो हैं हमने बताया अभी, जिन पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो एल्किल हैलाइड जो होते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो इन 2 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते नहीं हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल जो कंपाउंड होते हैं, अल्कोहल कंपाउंड्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एटम उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये पार्शली निगेटिव होगा और ये पार्शली पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ये भी एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, डाइपोल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इसकी जो पोलरिटी होती है वो एल्किल हैलाइड के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन कह सकते हैं, इसकी जो टेंडेंसी होती है अल्कोहल में ऑक्सीजन की, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा होती है, फ्लोरीन से थोड़ा कम होती है। ये 3 एटम जो होते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिन्हें हम नाम देते हैं फोन। याद रखें, फोन जो एटम होते हैं फोन, ये 3 एटम ही जो होते हैं वो सिर्फ क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल में ऑक्सीजन उपस्थित है और साथ में हाइड्रोजन उपस्थित है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो है साथ में हाइड्रोजन भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल हो गया इस प्रकार से, ये दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा, ये तीसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा। तो इस प्रकार से एक अल्कोहल का हाइड्रोजन दूसरे अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इस अल्कोहल का हाइड्रोजन इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर या हाइड्रोजन बॉन्ड ये कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के क्या हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिपेंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस पर डिपेंड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि अल्कोहल के जो क्वथनांक होते हैं, अल्कोहल यौगिकों के क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च क्यों होते हैं, तो उसका कारण क्या होगा। तो अल्कोहल यौगिकों के क्वथनांक उच्च होने के कारण ये होता है कि अल्कोहल अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर अंतर आणविक, एक अणु से दूसरे अणु को जोड़ने वाले अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इनके जो क्वथनांक होते हैं उच्च होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट एनर्जी चाहिए वो वान डेर वाल्स फोर्स से ज़्यादा होती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल के जो क्वथनांक होते हैं वो समावयवी ईथर से उच्च होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन आइसोमेरिक अल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल और ईथर आइसोमेरिक किस प्रकार से, देखिए एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। अब इस C2H6O से 2 यौगिक बन जाएंगे, एक तो बनेगा CH3CH2OH और दूसरा बन जाएगा CH3OCH3। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसमें फर्स्ट हो गया अल्कोहल और दूसरा हो गया ईथर। अब अल्कोहल में क्या होगा, यहाँ पर CH3CH2OH का मतलब यहाँ पर R की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, CH3CH2OH CH3CH2 ले सकते हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ये CH2 और यहाँ पर CH3 इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होंगे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि जो ईथर होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड का ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो ये पोलर नहीं होगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो यहाँ पर इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। तो समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा कि अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ईथर से उच्च क्यों होते हैं, ईथर से मोर देन क्यों होते हैं, हायर क्यों होते हैं, क्योंकि अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट
उच्च होते हैं, जबकि ईथर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ठीक है, और इसी रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 की कह रहा है कि एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है मेथॉक्सीमेथेन से उच्च होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज मोर देन मेथॉक्सीमेथेन CH3COC। तो इसका आंसर सीधा सीधा लिख लेंगे, जो भी हमने बताया कि एथेनॉल मॉलिक्यूल के अणुओं के मध्य एथेनॉल मॉलिक्यूल या इनके अणुओं के मध्य इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट कुछ होते हैं, बट मेथॉक्सीमेथेन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता है, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन अल्कोहल। ठीक है, तो इसका आंसर मिल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार का, अल्कोहल यौगिकों क्वथनांक एल्केन, एल्केलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन से उच्च होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल कंपाउंड्स इज मोर देन एल्केन, एल्केलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। तो इसका भी आंसर स्टूडेंट यही है कि अल्कोहल कंपाउंड्स के मध्य, अल्कोहल यौगिकों के मध्य इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंद होने के कारण इनके क्वथनांक समावयवी एल्केन मीन्स हाइड्रोकार्बन, एल्केलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन से उच्च होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा चाहिए, अधिक ऊर्जा चाहिए, जिससे इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि समावयवी अल्कोहल में श्रृंखला बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घटते हैं, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल इज डिक्रीजेज देन इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये कह सकते हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एन ब्यूटिल अल्कोहल से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है, एन ब्यूटिल अल्कोहल CH3CH2 CH2 CH2OH। दूसरा हो गया CH3 CH2 CHOH CH3, और तीसरा ये टर्सरी हो गया इस प्रकार से। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जैसे जैसे ब्रांचेस इंक्रीज होती हैं तो श्रृंखला बढ़ने पर जो पोलैरिटी होती है, ध्रुवता होती है, पोलराइजिंग पावर घटती है, और पोलराइजिंग पावर घटने के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो होती है वो कम हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है, टेंडेंसी स्ट्रेंथ जो होती है, क्षमता जो होती है वो कम होती है, जिससे आइसोमेरिक अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो नॉर्मल हैलोअल्केन से कम हो जाएंगे। कहने का मतलब इसे ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। ठीक है, तो 3 डिग्री का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा लेस देन 2 डिग्री से होगा, 2 डिग्री से 1 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा कि अल्कोहल में श्रृंखला बढ़ने के साथ ध्रुवण क्षमता तथा हाइड्रोजन बंध की स्ट्रेंथ घट जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटने से बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। कह सकते हैं इंक्रीज द ब्रांचेस इन अल्कोहल कंपाउंड देन डिक्रीज द पोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड decreases, strength of hydrogen bond and polarity या पोलराइजिंग पावर, पोलैरिटी डिक्रीजेज। ठीक है, पोलैरिटी डिक्रीजेज देन इंक्रीज द ब्रांचेस, मतलब ब्रांचेस के इंक्रीज होने पर, यहाँ लिखा है ब्रांचेस के बढ़ने पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता और ध्रुवण क्षमता या ध्रुवता जो होती है वो घट जाती है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, हैंस बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ये इसका आंसर होगा, इसको स्टूडेंट नोट कर लें। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एल्केन और ईथर से उच्च होते हैं, जबकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होते हैं। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर मच हायर देन एल्केन एंड ईथर बट लेस देन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए जो एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है,
और कार्बन ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, ये पार्शियली नेगेटिव होगा, ये पार्शियली पॉजिटिव होगा। और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होने के कारण यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन लगता है। हमने बताया बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो वान डेर वाल्स फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन वान डेर वाल्स फोर्स लगेगा। और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के कारण यहाँ पर इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो एल्केन से मोर देन हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण में लगता है। द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो एल्केन और ईथर से उच्च हो जाएंगे, जबकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होते हैं, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा कि ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इन प्रेजेंट इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपाउंड, सो its boiling point is more than alkane and ether but do not form hydrogen bonding, so its boiling point is less than alcohol and carboxylic acid। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो संगत कह रहा है कि संगत अणुभार के एल्केन अल्कोहल आदि कंपाउंड से उच्च होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज आर मच हायर कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन एंड अल्कोहल कंपाउंड्स। तो उसका रीजन देखिए क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या बनता है, डाइमर बनता है, साइक्लिक डाइमर का कंपाउंड साइक्लिक डाइमर बनता है। साइक्लिक डाइमर होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो अल्कोहल से ज़्यादा होती है। साइक्लिक डाइमर, ये साइक्लिक डाइमर बनता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइक्लिक डाइमर बनता है, जिससे साइक्लिक डाइमर की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो अल्कोहल से ज़्यादा होती है। और अल्कोहल से ज़्यादा होने के कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन जितने भी कंपाउंड हैं उनसे सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग या कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट के एल्केन हो गए, अल्कोहल हो गए, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, इन सबसे ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और साइक्लिक डाइमर बनाते हैं। साइक्लिक डाइमर की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा होती है, जिससे इसको तोड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी जो होगी अल्कोहल मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगी। इसलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर बेस के एल्केन, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल एंड अदर जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक उनसे मच हायर होते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये साइक्लिक डाइमर का निर्माण करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये है कि एमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से उच्च लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से कम होते हैं। तो देखिए एमीन्स जो होते हैं, एल्केन बोले थे, एमीन्स जो होते हैं, एमीन में क्या होता है, ये एमीन होते हैं RNH2। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन हो गए इस प्रकार से, एक एल्किल ग्रुप हो गया ये इस प्रकार से। तो देखा गया कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे इस प्रकार से, ये नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ऐसा कर लेते हैं। ये एमीन्स हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे, और ये एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। एक एमीन्स का हाइड्रोजन दूसरे एमीन के नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनेगी, एक तो ये बनाएगा NH ग्रुप, दूसरा NH ये भी बना लेगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते तो हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन से कम है। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन।
N2 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होने के कारण नाइट्रोजन द्वारा बनने वाला हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड की जो क्षमता होती है, क्षमता कम हो जाती है। इसे तोड़ने के रिक्वायरमेंट एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने से बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से ज़्यादा होंगे, जबकि एल्केन से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन्स हायर देन एल्केन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, एमीन्स के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से उच्च होते हैं। लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से इसलिए कम होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से कम होती है, जिससे रिक्वायरमेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी कम हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1 डिग्री एमीन के बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन से उच्च होते हैं। तो ये कि 1 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और एक इधर से बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, एक ये बन गया, दूसरा ये, एक यहाँ, 3 बन जाएंगे। ठीक है, 2 डिग्री एमीन में जाएंगे अगर हम, तो देखिए क्या होगा, ये एल्किल हो गया, ये एल्किल हो गया और ये हाइड्रोजन होगा, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, एक ये बनेगा, एक इधर से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन रहा है, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में, एक नाइट्रोजन नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री ये होगा, ये 3 डिग्री है, ये एक 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री एमीन्स में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है नहीं, इसलिए डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स, 1 डिग्री एमीन्स और 2 डिग्री एमीन्स में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम उपस्थित होने के कारण, या NH समूह उपस्थित होने का, NH समूह उपस्थित होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बट 3 डिग्री एमीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए इसके जो क्वथनांक होंगे वो कम हो जाते हैं। सो सबसे अधिक क्वथनांक 1 डिग्री एमीन्स के होंगे, फिर 2 डिग्री एमीन्स के होंगे और फिर 3 डिग्री एमीन्स होंगे। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि 1 डिग्री एमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर एक साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। 2 डिग्री एमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और 3 डिग्री एमीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद आ रहा है हमें कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में भी एल्डिहाइड के कंपेयर में कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये एक हमारे पास मान लिया एक एल्डिहाइड है ये, और ये एक कीटोन है, ये इस प्रकार से एक कीटोन है। अब इन दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो एल्डिहाइड के इसलिए ज़्यादा हो, कीटोन के इसलिए ज़्यादा हो गए क्योंकि एल्डिहाइड में एक एल्किल ग्रुप है, मीन्स एक प्लस आई या एक प्लस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पर कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप हो गए। 2 एल्किल ग्रुप होने के कारण दोनों ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, वो बढ़ेगी। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से यहाँ पर द्विध्रुव आकर्षण बल ज़्यादा होगा, और इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, द्विध्रुव आकर्षण बल बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कीटोन का ज़्यादा होगा कंपेयरिंग टू एल्डिहाइड। क्या इसका रीज़न है कि एल्डिहाइड में केवल एक एल्किल ग्रुप उपस्थित होता है, जबकि कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप उपस्थित होते हैं, और कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप होने के कारण ये दोनों समूह इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, जिससे कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से द्विध्रुव आकर्षण बल बढ़ जाता है, और द्विध्रुव आकर्षण बल बढ़ने से, पोलैरिटी बढ़ने से
यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बंध शक्ति बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है कीटोन्स का कंपेयरिंग टू एल्डिहाइड। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के कुछ क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, फिर सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब हम मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सॉलिड अवस्था में कोई भी कंपाउंड होता है, जब उसको पिघलाया जाता है, द्रव अवस्था में लाया जाता है, तो जिस ताप पर वो द्रव अवस्था में आता है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से, आर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से उच्च होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज हायर देन आर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखिए यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर्स में भी इसका आंसर छुपा हुआ है। ये हो गया आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गया हमारा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इन तीनों में जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल शेप। जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की संरचना कैसी है? सममित, सममित या सिमेट्रिकल शेप, सिमेट्रिकल शेप। ठीक है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने का कारण। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा? सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर होगी, सिमेट्रिकल शेप या सिमेट्रिकल संरचना के कारण यह क्रिस्टल जालक में अधिक, क्रिस्टल जालक में अधिक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होते हैं, जिससे क्रिस्टल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल लैटिक में अधिक सुदृढ़ ढंग से क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, से व्यवस्थित होते हैं। ये अरेंज्ड इन क्रिस्टल लैटिक इन वेरी टाइटली जो है। तो क्रिस्टल लैटिक में अधिक सुव्यवस्थित ढंग से अरेंज होने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं अधिक हो जाते हैं, क्योंकि इन जब अधिक सुदृढ़ ढंग से व्यवस्थित होंगे तो वहाँ पर वांडर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ब्रेक करने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में आ चुका है, इसलिए याद रखें कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की संरचना सममित होने के कारण ये क्रिस्टल जालक में अधिक व्यवस्थित ढंग से, अधिक सुदृढ़ ढंग से व्यवस्थित होते हैं, जिससे इनको तोड़ने के लिए, इनके बीच बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। कह सकते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन स्ट्रक्चर इज शेप या स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल, सो इट इज फिट इन क्रिस्टल लैटिक इन वेरी टाइटली, सो इट्स बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। ठीक है, अगला है सम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के मेल्टिंग पॉइंट अपने निकटवर्ती विषम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल से उच्च होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम पॉजेज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब ऑड के कंपेयरिंग में हाई, इवन के जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो हाई होंगे। ऐसा क्यों होता है? तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए CH3 CH2 और फिर ये COOH, ये हमारा 1 2 3 4, ये है ब्यूटेनोइक एसिड और ये पेंटेनोइक एसिड है। अगला CH3 CH2 COOH। तो देखा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो संरचना होती है वो टेढ़ी मेढ़ी, जिसे बोलते हैं जिग जैग शेप होता है। और जिग जैग शेप होने के कारण जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, सम कार्बन परमाणु होंगे, तो सम कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल
क्रिस्टल जालक में अधिक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है, जिससे इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है इनके जो टर्मिनल अपोजिट टर्मिनल पर विपरीत अपोजिट टर्मिनल जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। CS3 अगर ये डाउन है तो ये ऊपर की टॉप पर होगा सिलोज, ठीक है। तो जिग जैग संरचना होने का कारण जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो इनके अपोजिट टर्मिनल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिससे क्रिस्टल जालक में अधिक व्यवस्थित रूप से सुदृढ़ ढंग से व्यवस्थित होंगे, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। जबकि जब ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, विषम कार्बन एटम होंगे, तो दोनों ही टर्मिनल सेम डायरेक्शन में होंगे, CS3 सिलोज सेम डायरेक्शन, जिससे क्रिस्टल जालक में अधिक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित नहीं होंगे, और सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित ना होने के कारण इनके जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और इनके मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा स्टूडेंट्स। एरो की जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो इवन नंबर कार्बन एटम जब होते हैं, तो इवन नंबर कार्बन एटम होने के कारण इनकी जो संरचनाएं होती हैं वो जिग जैग होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। टेढ़ी मेढ़ी संरचना होने के कारण जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो अपोजिट टर्मिनल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिससे क्रिस्टल जालक में अधिक सुदृढ़ ढंग से व्यवस्थित होंगे, और क्रिस्टल जालक में अधिक व्यवस्थित होने के कारण इनको क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। जबकि विषम कार्बन एटम होंगे, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, तो अपोजिट टर्मिनल सेम डायरेक्शन में होंगे, जिससे क्रिस्टल जालक में अधिक सुदृढ़ ढंग से व्यवस्थित नहीं होंगे, और इनको क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। लास्ट मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट संगत एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर मच हायर कंपेरेबल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो देखा गया कि एरोमेटिक जो होते हैं वो नेचुरल टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, नेचुरल सॉलिड स्टेट और क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर ऐसी होती है प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। प्लेनर स्ट्रक्चर का प्लेनर शेप के कारण या क्रिस्टल लैटिस में अधिक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होने के कारण इनके क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो एरोमेटिक से एलिफेटिक से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एलिफेटिक की जो स्ट्रक्चर होती है जिग जैग होती है, ये भी व्यवस्थित होते हैं, लेकिन जिग जैग में क्रिस्टल लैटिस में उतने व्यवस्थित नहीं होते हैं जितने एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक की स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, इसलिए ज़्यादा अरेंज होते हैं। ये ज़्यादा अरेंज होते हैं कंपेयरिंग टू एलिफेटिक के, क्योंकि एलिफेटिक की स्ट्रक्चर कैसी होगी, जिग जैग होगी। तो अरेंज ये भी होंगे, लेकिन अरेंज में इनमें कौन से होंगे, इवन वाले तो अरेंज हो जाएंगे, लेकिन ऑड वाले अरेंज नहीं हो पाएंगे सही ढंग से क्रिस्टल लैटिस में, इसलिए इवन के ज़्यादा होंगे लेकिन ऑड के कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेंजोइक एसिड में बेंजीन की प्लेनर स्ट्रक्चर का ये क्रिस्टल लैटिस में अधिक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं कंपेयर टू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलेयता से संबंधित कुछ कार्बनिक रसायन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है सॉल्युबिलिटी का कि एल्किल आरएक्स में होता है एल्किल हाइड ध्रुवीय यौगिक हैं, लेकिन यह जल में अविलेय हैं। आरएक्स कंपाउंड मींस एल्किल हाइड इज पोलर बट डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। यह कह सकते हैं एल्किल हाइड ध्रुवीय होते हुए जल में अमिश्रणीय है। एल्किल हाइड पोलर वाइल इट्स डू नॉट मिक्स इन वाटर। तो देखिए जो विलेयता टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी, ये मुख्यतः हम लोग डिस्कस करेंगे जल के लिए जो है, ठीक है। विलेयता जो होती है सॉल्युबिलिटी यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे जल में। तो देखिए कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जल में जब भी सॉल्युबल हो सकता है जब वो तो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले या जल के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दे, ठीक है। मतलब जो कह सकते हैं कुल मिला के हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन जो कर सकते हैं वही कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही जल में वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं, जल में सॉल्युबल हो सकते हैं, अन्यथा सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। अब
देखिए एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड का जो अणु होता है ये कैसा है, ध्रुवीय है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ध्रुवीय होने के बाद भी ये वाटर सॉल्यूबल नहीं हैं, क्यों? तो देखिए इसका रीज़न ये है कि इनकी जो ध्रुवण क्षमता जो होती है, पोलराइजिंग पावर, वो कम होती है, ठीक है। पोलराइजिंग पावर क्या है, कम है, इसलिए एल्किल हैलाइड के अणु जल के अणु के साथ ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं और ना ही पहले से उपस्थित जल के अणुओं के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाते हैं, तोड़ पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ना तो जल में पूर्णतः मिसेबल हैं, सॉल्यूबल हैं, ठीक है, जल में अविलय हो जाते हैं या बहुत कम मात्रा में विलय होते हैं। तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि जल में विलय होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना आवश्यक है। एल्किल हैलाइड के अणु ध्रुवीय होते हैं, लेकिन ये ध्रुवीय होने के बाद में भी जल में इसलिए अविलय हैं क्योंकि एल्किल हैलाइड के अणु ना तो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं और ना ही जल में उपस्थित पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाते हैं, तोड़ पाते हैं, ठीक है। तो ना ही बना सकते हैं और ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पाते हैं, इसलिए ये वाटर में मिक्सेबल नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं और ये वाटर इनसॉल्यूबल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। दूसरा, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही हो गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि कम अणुभार के अल्कोहल जल में विलय हैं, लेकिन अणुभार बढ़ने के साथ विलेयता घटती जाती है इनकी। तो लोअर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट। तो जो अल्कोहल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं? देखिए अभी बताया कि एल्किल हैलाइड सॉल्युबल नहीं है जबकि अल्कोहल सॉल्युबल है। तो उसका रीज़न ये है कि अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है और वाटर मॉलिक्यूल के बीच भी जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो लगभग इनकी ध्रुवण क्षमता बराबर होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अल्कोहल का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, फिर अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, कम अणुभार के अल्कोहल जल के अणुओं के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लोअर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल, सो इट इज टोटली मिसेबल या सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो इसका आंसर स्टूडेंट याद रखेंगे कि अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर या अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन इसके बाद आगे लिखा हुआ है बट अणुभार बढ़ने के साथ विलेयता घटती है, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, एयर का मतलब एल्किल ग्रुप, कार्बन, ठीक है। तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं, जैसे 4 या 5 या 6 से कार्बन ज़्यादा हो जाते हैं, कार्बन एटम बढ़ने पर क्या होता है, साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, ठीक है, आर साइज ऑफ एल्किल ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा, साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होगा तो एल्किल ग्रुप में क्या होंगे, कार्बन होंगे और ये क्या होते हैं, ये जल प्रतिकर्षित होते हैं, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर दिखाते हैं, ठीक है। साइज ऑफ जैसे जैसे एल्किल ग्रुप इंक्रीज होते हैं यह जल प्रतिकर्षी हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर दिखाते हैं, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर दिखाते हैं। जल प्रतिकर्षी होने के कारण क्या करते हैं, जल प्रतिकर्षी होने के कारण इनकी उपस्थिति से क्या होगा, जल के साथ बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाता है और इनकी सॉल्युबिलिटी जल में कम होते होते लास्ट में ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होते हैं, अविलय होने लगते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि अणुभार बढ़ने के साथ विलेयता इसलिए घटती है क्योंकि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, अणुभार बढ़ने के साथ एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, जिस कार्बन एटम बढ़ने से हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर बढ़ता है, हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर बढ़ने से क्या होगा, हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर जो होता है वो जल प्रतिकर्षी बना देता है अल्कोहल को, जल प्रतिकर्षी अल्कोहल हो जाएगा।
तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को कम कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन वीक हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समावयवी अल्कोहल में श्रृंखला बढ़ने के साथ जल में विलेयता बढ़ती है। मीन्स एमॉन्गस्ट आइसोमेरिक अल्कोहल्स द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद ब्रांचेस। मतलब ब्रांचेस इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है, तो इसको हम पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है 1 डिग्री अल्कोहल ब्यूटेनॉल 1 CH3 CH2 OH, ये 1 डिग्री हो गया अल्कोहल ब्यूटेनॉल 1। फिर हम ले लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2 CH OH CH, ये हो गया ब्यूटेनॉल 2, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। और ये है हमारे पास एक 3 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, या कह सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, ये है 3 डिग्री अल्कोहल। तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती हैं, ब्रांचेस के बढ़ने पर क्या होगा, नॉन पोलर या आध्रुवी हाइड्रोकार्बन करेक्टर कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सीधी चेन है तो हाइड्रोकार्बन करेक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ पर चेन थोड़ा सा कंप्रेस हुई, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन करेक्टर क्या होगा, सरफेस एरिया घटने से हाइड्रोकार्बन लक्षण कम हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन करेक्टर कम होने से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होगी बढ़ जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लिखेंगे इंक्रीज द ब्रांचेस इन अल्कोहल कंपाउंड्स, इन अल्कोहल, जैसे जैसे ब्रांचेस इंक्रीज होती हैं, इंक्रीज द ब्रांचेस इन अल्कोहल कंपाउंड, देन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन surface area decreases, hence hydrogen bond strength increase and solubility increase। इसको हिंदी में समझेंगे तो इस प्रकार समझेंगे कि अल्कोहल यौगिकों में श्रृंखलाएं बढ़ने पर आध्रुवी हाइड्रोकार्बन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से आध्रुवी हाइड्रोकार्बन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन का सरफेस एरिया कम होगा तो ये जल को प्रतिकर्षित करने की क्षमता भी कम कर देंगे, क्योंकि हमने बताया कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे साइज बढ़ता है एल्किल ग्रुप का तो कार्बन बढ़ते हैं। कार्बन कैसे होते हैं, जल प्रतिकर्षी होते हैं, हाइड्रोफोबिक जल प्रतिकर्षी होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को कम कर देते हैं जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अध्रुवी हाइड्रोकार्बन का सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना ही जो है ये जल को प्रतिकर्षित करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट, हम लोग सॉल्युबिलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। देखिए सॉल्युबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन में कहता है कि दिया गया कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है, तो सीधे सीधे आँख मीच के लिख देंगे कि दिया गया कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी उसके पास टेंडेंसी रखता होगा, इसलिए वाटर सॉल्युबल है। लेकिन अगर कहता है कि जैसे से उसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं या एल्किल ग्रुप इंक्रीज होते हैं, फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज बोला जाए, डिक्रीज हो जाए, तो सबका एक ही आंसर होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज होंगे तो हाइड्रोकार्बन करेक्टर इंक्रीज होगा, हाइड्रोकार्बन लक्षण या करेक्टर इंक्रीज होगा, जिससे
यह लक्षण जो होता है जल प्रतिकर्षी हाइड्रोफोबिक होता है। देन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी वाटर एंड दीज कंपाउंड के बीच, और क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी या इनसॉल्युबल हो जाएगा इन वाटर दिया गया मॉलिक्यूल। तो देखते हैं इन कंपाउंड्स के कुछ आंसर क्वेश्चन। कम अणुभार के ईथर जल में विलय हैं जबकि अणुभार बढ़ने के साथ विलेयता घटती है। लोअर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईथर कंप्लीटली मिसेबल इन वाटर बट इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर वेट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, एल्डिहाइड व कीटोन श्रेणी के कम अणुभार के सदस्य जल में विलय जबकि उच्च अणुभार के सदस्य अविलय हैं। लोअर मेंबर इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन सीरीज सॉल्युबल इन वाटर बट हायर मेंबर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगला क्वेश्चन है, कम अणुभार के कार्बोक्सिलिक कम जल में विलय लेकिन अणुभार बढ़ने के साथ विलेयता घटती है। लोअर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिसेबल इन वाटर बट मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज विद सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। तो देखिए इन सबके आंसर सेम रहेंगे। हम ईथर की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। तो ईथर कैसा इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं, इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन एटम होता है। ईथर की इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पर ये हमारा ईथर मॉलिक्यूल है और यह वाटर मॉलिक्यूल, तो इनके बीच क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ईथर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए कंप्लीटली मिसेबल हो जाते हैं इन वाटर, लेकिन कम अणुभार के। लेकिन जैसे ही हमने बताया सब में एक ही आंसर में, जैसे जैसे ईथर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन लक्षण इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हाइड्रोकार्बन लक्षण के कारण ये जल प्रतिकर्षी हो जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, जिससे ये जल में अविलय हो जाएंगे। ये लिख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में भी हम देखेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन कोई है कंपाउंड बनाए, तो मान लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई कंपाउंड है, ये कीटोन है, ये ध्रुवीय सासंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल होगा ये, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, ये इस प्रकार से, इधर भी इसी प्रकार से बन जाएगा ये। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ध्रुवीय यौगिक होने के कारण जल के साथ क्या करेंगे, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट के एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल मेनली। ठीक है, ये कंपाउंड जो होते हैं जल में विलय हो जाएंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे। फिर से वही आएगा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर मीन्स हाइड्रोकार्बन लक्षण इंक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन लक्षण हाइड्रोकार्बन लक्षण वृद्धि होने के कारण ये जल प्रतिकर्षी होता है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता कम हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है और ये जल में अविलय हो जाते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं। इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन ये है, कम अणुभार के कार्बोक्सिलिक एसिड जल में विलय हैं लेकिन अणुभार बढ़ने के साथ विलेयता घटती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी सेम टेंडेंसी है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का मॉलिक्यूल हो गया, इस प्रकार से याद ले लेंगे, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल होगा इस प्रकार से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, इस पर भी इस प्रकार से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा वाटर के साथ में। तो देखा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कम अणुभार के जो मेंबर होते हैं, जैसे मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये टोटली मिसेबल इन वाटर होते हैं, लेकिन जैसे ही 4 कार्बन से ज़्यादा होते हैं ये इनसॉल्युबल होने लगते हैं। तो कम कार्बन, जब तक कम कार्बन रहेंगे, लोअर मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, तो हाइड्रोकार्बन का कैरेक्टर कम होगा, जिससे ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे और कंप्लीटली मिसेबल हो जाएंगे वो इन वाटर। लेकिन जैसे ही 4 से ज़्यादा कार्बन होंगे, तो 4 से ज़्यादा कार्बन होने पर क्या होगा, फिर से बोला हमने, हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर इंक्रीज होगा, हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर इंक्रीज होगा, जिससे ये क्या होंगे, जल प्रतिकर्षी होगा और इसकी वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो कर देगा ये, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर देगा। तो हमने कहा कि कोई भी कंपाउंड इस सॉल्युबिलिटी का आ जाता है, क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी का आता है, तो उसमें एक ही याद रखेंगे कि अगर वाटर सॉल्युबल है तो इसका रीजन यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर इंक्रीज होगा, जिससे
वो हाइड्रोकार्बन करेक्टर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक और जल प्रत्याशी होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति को घटा देता है, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। तो सबका कॉमन एक ही आंसर रहेगा, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स।